आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प और नाटकीय मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने प्राचीन भारत की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। जरा सोचिए, एक विशालकाय साम्राज्य का अचानक से पतन होना और एक बिल्कुल नए राजवंश का उभरना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के पतन और उसके बाद सत्ता में आए शुंग वंश की। ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इसकी कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि 185 ईसा पूर्व में असल में हुआ क्या था। आज की हमारी इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही अहम पहलुओं को कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे मौर्य साम्राज्य के अंत से, फिर देखेंगे शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई। इसके बाद बात करेंगे नई सत्ता के सामने आई चुनौतियों की, अश्वमेध यज्ञ के जरिए शक्ति प्रदर्शन की, और इतिहास की उस गर्मा गर्म बहस की कि क्या पुष्यमित्र सच में बौद्ध विरोधी थे। और हाँ, आखिर में हम आपको एक ऐसी अचूक मेमोरी ट्रिक देंगे जिससे ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, मौर्य साम्राज्य का अंत, यानी एक विशालकाय शक्ति का पतन। देखिए, किसी भी नई राजवंश को समझने से पहले ना हमें उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। मौर्य साम्राज्य, जो कभी चंद्रगुप्त मौर्य और महान सम्राट अशोक के समय में भारत की सबसे बड़ी और ताकतवर शक्ति हुआ करता था, अशोक की मृत्यु के बाद वो अचानक से लड़खड़ाने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। कमजोर उत्तराधिकारी, लगातार बढ़ती आर्थिक परेशानियां, प्रशासन में होने वाली दिक्कतें और दूर दराज के इलाकों में उठने वाले विद्रोह, इन सब ने मिलकर 185 ईसा पूर्व तक उस मजबूत मौर्य ढांचे को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। और इसी खोखलेपन ने जन्म दिया हमारे दूसरे हिस्से को, शुंग वंश की स्थापना, जिसे हम 185 ईसा पूर्व का तख्ता पलट भी कह सकते हैं। अब ये कोई ऐसा बदलाव नहीं था जो धीरे धीरे हुआ हो, बिल्कुल नहीं। ये एकदम अचानक हुआ था। बात है 185 ईसा पूर्व की। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ अपनी ही सेना का निरीक्षण कर रहा था। तभी उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से थे, सबकी आंखों के सामने सम्राट की हत्या कर दी। पुष्यमित्र ने मौर्यों की इस राजनीतिक कमजोरी को बहुत अच्छे से भांप लिया था। अपनी ही सेना के सामने राजा को मारना और सत्ता को सीधे अपने हाथों में ले लेना, बस इसी एक झटके ने भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्यन एरा की शुरुआत कर दी। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय की तरफ, नई सत्ता की चुनौतियां। क्योंकि देखिए, सिंहासन छीन लेना एक बात है, लेकिन उसे बचाए रखना बिल्कुल अलग। तख्ता पलट तो हो गया, लेकिन पुष्यमित्र के सामने अब 3 बहुत बड़ी और खतरनाक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। पहली, उस बिखरते हुए साम्राज्य में दोबारा से स्थिरता लाना। दूसरी चुनौती, उन प्रांतों को फिर से अपने कंट्रोल में लेना था जो इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर खुद को आज़ाद घोषित करने में लगे हुए थे। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी सिरदर्दी थी, वो थी उत्तर पश्चिम सीमाओं से इंडो ग्रीक यानी यूनानी आक्रमणकारियों का लगातार बढ़ता खतरा। पुष्यमित्र को अब घर के अंदर के विद्रोह भी शांत करने थे और बाहर के दुश्मनों से भी निपटना था। अब इन सब चुनौतियों से कैसे निपटा गया, इसी पर आधारित है हमारा अगला भाग, अश्वमेध यज्ञ और प्रभुत्व, यानी अपनी शक्ति का डंके की चोट पर प्रदर्शन। अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने और विरोधियों को एकदम क्लियर मैसेज देने के लिए पुष्यमित्र ने एक प्राचीन तरीका अपनाया, अश्वमेध यज्ञ। आपने शायद इसके बारे में सुना हो। इसमें क्या होता था कि राजा का एक शाही घोड़ा पूरी तरह से आज़ाद छोड़ दिया जाता था। नियम एकदम साफ थे, अगर किसी भी स्थानीय शासक ने उस घोड़े को रोका तो सीधा मतलब है कि वो राजा से युद्ध करना चाहता है, और अगर घोड़े को बिना रोके जाने दिया तो इसका मतलब है कि उसने राजा की सर्वोच्चता चुपचाप स्वीकार कर ली है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये अश्वमेध यज्ञ सिर्फ एक आम धार्मिक पूजा पाठ था? जी नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी कैलकुलेटेड राजनीतिक चाल थी। इस यज्ञ के जरिए पुष्यमित्र ये टेस्ट कर रहे थे कि कौन सा राज्य उनके कंट्रोल में है और कौन सा उनके खिलाफ बगावत करने को तैयार है। ये सीधे सीधे अपनी ताकत दिखाने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक ऐसी ऐतिहासिक बहस जो आज भी जारी है। क्या पुष्यमित्र सच में बौद्ध विरोधी थे?
इस मुद्दे पर ना इतिहास में हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ हमारे पास कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जो ये दावा करते हैं कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म का कड़ा विरोध किया और उसे दबाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे आधुनिक इतिहासकार उस समय के पुरातात्विक साक्ष्यों को देखते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। हमें पता चलता है कि शुंग काल में कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों का निर्माण और विकास हुआ था। अब लॉजिक सी बात है, अगर कोई राजा किसी धर्म को जड़ से मिटाना चाहता है तो उसी के राज में उस धर्म की वास्तुकला और स्मारकों का इतना विकास कैसे हो सकता है। इसलिए एग्जाम्स में या किसी भी एनालिसिस में हमें किसी एक तरफ झुकने के बजाय एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। सबसे सही और सटीक निष्कर्ष यही निकलता है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म के समर्थक तो जरूर थे, लेकिन बौद्ध धर्म के दमन को लेकर इतिहासकारों के विचार पूरी तरह से बटे हुए हैं। ये एक ऐसा संतुलित नजरिया है जो सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान में रखता है। चलिए, अब वक्त है हमारे आखिरी सेक्शन का, एक अचूक मेमोरी ट्रिक, ताकि ये सारी जानकारी परीक्षा के समय आप आसानी से याद कर सकें। फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बस ये 4 सबसे अहम बातें याद रखनी हैं। शुंग वंश कब बना? 185 ईसा पूर्व में। किसने बनाया? पुष्यमित्र शुंग ने। किसको हटाकर बनाया? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को। और शक्ति प्रदर्शन के लिए सबसे बड़ी घटना कौन सी थी? अश्वमेध यज्ञ। बस ये 4 पिलर्स हैं इस पूरे टॉपिक के। और इन चारों को एक ही झटके में याद रखने का अचूक फॉर्मूला है पू ब्रे अ 185। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसे डिकोड करते हैं। पू से पुष्यमित्र जो संस्थापक हैं, ब्री से बृहद्रथ जिसे गद्दी से हटाया गया, अ से अश्वमेध यज्ञ जो उनकी ताकत का प्रतीक था, और 185 वो साल है जब ये सारा खेल हुआ। बस इस छोटे से फॉर्मूले को रट लीजिए, राजवंश की पूरी शुरुआत उंगलियों पर याद हो जाएगी। तो आज हमने देखा कि कैसे मौर्य साम्राज्य के राख से एक नए वंश का उदय हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने अपनी ताकत कैसे स्थापित की। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। 185 ईसा पूर्व में सत्ता तो हाथ में आ गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। शुंग प्रशासन और उनकी नीतियों ने लंबी अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप को किस तरह से एक नया आकार दिया, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।